नाज़रीन, यूएस और ईरान कॉन्फ्लिक्ट में बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं और कुछ न्यूज़ जो हैं वो इतने पॉजिटिव नहीं हैं। रिसेंटली जब अब्बास अरागची ने एक्स पे मैसेज किया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट्स की तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। ट्रंप ने उसका शुक्रिया भी अदा किया, बट लेटली ट्रंप ने ये भी कह दिया कि हम ब्लॉकेट जो है वो जारी रखेंगे, जो कि एक नेगेटिव सिग्नल था। सो सिग्नलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और क्योंकि ट्रंप जो है वो एक ट्रांजैक्शनल टाइप प्रेसिडेंट हैं जो कि परसेप्शन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं कि मार्केट्स जो हैं वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगी उनके मैसेजेस को। दो अगर हम ओवरऑल देखें तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा होप है कि किसी न किसी किस्म की कोई पीस डील की तरफ जा रहे हैं, कोई रेजोल्यूशन जो है उसकी तरफ हम अगले कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे। इस्लामाबाद में भी बहुत सी एक्टिविटी जारी है। पाकिस्तान का जो रोल है इसमें वो काफ़ी पॉजिटिव है। इसी पे हम बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अदील मलिक ने। आप प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा पॉस्चरिंग दोनों तरफ से हो रही है। अभी कुछ मैसेज ईरान की तरफ से भी आया है कि क्योंकि यूएस ने कहा है कि ब्लॉकेट जारी रहेगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ईरान ने फिर कहा है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। लेबनान में भी जो सीज़ फायर हुआ है वो भी काफ़ी हद तक वीक नज़र तो आ रहा है, लेकिन आपके ख्याल से ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो किस तरफ जा रही हैं? देखिए, बज़ाहिर एक मुस्बत जानिब मेरे ख़्याल में चीज़ें जा रही हैं। ज़ाहिर है जब भी कोई एक अमन का मुआहदा होता है तो उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ़ फ़रीक होते हैं, और कुछ फ़रीक ऐसे होते हैं कि जिनका कोई इंटरेस्ट जो है वो एंड्यूरिंग पीस में नहीं है। अब इज़राइल है, इज़राइल की लॉबी बड़ी मज़बूत है अमेरिका में। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक सदर ट्रंप का ताल्लुक है, जहाँ तक ईरानी इंतज़ामिया का ताल्लुक है, वो दोनों किसी न किसी नतीजे पे पहुँचना चाहते हैं। ख़ास तौर पे जो मुआशी सूरत हाल है यूरोप में, अमेरिका में, वो इस चीज़ की तरफ इशारा दे रही है कि आपको जल्दी-जल्दी किसी न किसी एक रेज़ोल्यूशन या किसी ख़ास जानिब सफ़र करना है कि जहाँ पे अमन कायम हो सके। तो ये हमेशा होता है इस तरह के जो भी अ, अमन के मुआहदे होते हैं, उसमें एक मुआहदा होता है, उसके बाद कुछ और से दूसरे फ़रीक होते हैं, कुछ ऐसे हल्का असर होता है कि जो उसके हक़ में ना हो। तो ये ज़ाहिर है कि कोई भी इस तरह की जो सिचुएशन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा, जिसको हम अंग्रेज़ी में फ्रेजाइल कहते हैं, यानी बहुत ही नाज़ुक किस्म का ये होता है सफ़र। तो अभी इसको देखना पड़ेगा कि कैसे चलता है। अभी तक की जो मुस्बत बात है, वो ये है कि जो सीज़ फायर है, जो जंग बंदी है, वो ना सिर्फ़ कायम की गई, बल्कि वो अभी तक जारी है। कोई भी हमला जो है, वो इज़राइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पे नहीं हो रहा, ईरान की तरफ से अमरीकी जो मफ़ादात हैं ख़लीजी ममालिक पे, वहाँ भी नहीं हो रहा। तो जहाँ तक जंग बंदी का ताल्लुक है, तो वो जंग बंदी अभी भी कायम है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम ऐसी पेशरफ़्त है जो मुस्बत है और हौसला अफ़ज़ा है। जी, जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा बयान ऐसे देता है। ऑफ कोर्स एक आजकल के दौर में जो हम दाखिल हुए हैं जिसमें मल्टीलैटरलिज्म पीछे रह गया है और हमें एक्स से पता चलता है कि स्टेट की पॉलिसी क्या होगी। सो ट्रंप जो है वो शायद अपनी जो लोकल पॉलिटिकल सपोर्ट है उसको गैदर करने के लिए बड़े बड़े क्लेम्स जो हैं वो कर देते हैं एक्स पे, और बाद में फिर काउंटर क्लेम्स जो हैं वो नज़र आते हैं ईरानियन साइड से, और ये बैक एंड फोर्थ चल रहा है। सो आप समझते हैं कि क्या ट्रंप जो है, ज़ाहिरी बात है, किसी तरह से भी वीक नहीं दिखना चाहता अगर कोई पीस डील होती है तो? बिल्कुल। देखिए, जो भी कोई इस तरह का मुआहदा होता है ना, उसमें एक पोस्चरिंग होती है। वो पोस्चरिंग होती है अपने ख़ास तरह के उन ग्रुप्स के लिए कि जो चाहते हैं कि भई आप मज़बूत रहें, आप कहीं ईरान के सामने हथियार ना डाल दें, आपने पोस्चरिंग करनी है। तो इस पोस्चरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। असल चीज़ ये है कि ट्रंप इंतज़ामिया और ट्रंप साहब की तरफ से पाकिस्तान को जो ज़िम्मेदारी मिली कि आप जाएँ, और वो ख़ास तरह के पैगाम थे जो आर्मी चीफ़ लेके गए ईरान में, वो वहाँ पे डिलीवर हुए। उसके नतीजे में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोली। लेकिन अगेन जब ट्रंप का बयान आया तो ईरान के ही कुछ नुमाइंदगान ने उसके लिहाज से उनके भी काउंटर क्लेम किए। तो ये ऊपर चलती रहेगी। जहाँ तक ज़मीनी हालात का ताल्लुक है, उसमें दोनों जानिब से एक मुस्बत रवैया है कि आगे की जानिब चलें। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये बहुत नाज़ुक पड़ल है, क्योंकि इसमें जो रिवर्सल्स हैं या किसी तरह की पेशकदमी है, वो भी
पॉसिबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम थोड़ा सा पोस्ट वॉर सिनेरियो को देख लें, एक एक सिक्योरिटी ऑर्डर जो है वो तो चेंज होता नज़र आ रहा है हमें कि मिडल ईस्ट जो है वो दोबारा उस तरह गवर्न नहीं होगा, वहाँ का सिक्योरिटी ऑर्डर ज़रूर चेंज होगा। रीज़न बीइंग कि ईरान जो है उसको एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिली है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करने की, और अभी तक प्रैक्टिकली उसने उसको इन्फोर्स भी किया है और दूसरों को ये रियलाइज़ भी करवाया है, जो कि स्पेशली जीसीसी कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं इस रूट से गुजरने के लिए। पूरे मैरीटाइम ट्रेड जो है उनका वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है। तो आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? देखिए, कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिनको हम इल्मी ज़बान में उनको हम क्रिटिकल जंक्चर्स कहते हैं, कि एक ऐसा मौका आता है कि जहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बाद पहले और बाद की सूरत-ए-हाल में बहुत ज़्यादा तफ़रीक नज़र आती है। उसको हम क्रिटिकल जंक्चर कहते हैं। मेरे ख़्याल में ये जो अभी जंग हुई है, इसके नतीजे में कुछ ईरान ने ऐसे कार्ड इस्तेमाल किए हैं जो पहले कभी नहीं हुए और जिसका दूर रस होगा इम्पैक्ट। एक तो जैसे आपने फरमाया कि जो आबनाए हुर्मुज़ है उसको रोकना हमेशा एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन उसको कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। अब जब ईरान ने उसको इस्तेमाल कर दिया है, तो वो हमेशा के तौर पे एक तरह का थ्रेट रहेगा, एक तरह की पॉसिबिलिटी रहेगी, उससे बहुत सारी चीज़ें बदल जाएँगी। अब खुद भी मईशतदान है, आपको पता है कि जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं, तो हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की ज़बान में उनको कहते हैं कि जो रैंडम इवेंट्स होते हैं, वो बज़ाहिर रैंडम लगे कि भई एक इज़राइल ने जंग की और हटा दिया ईरानी लीडर को, तो लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, वो बरसों और डेकेड्स पे मुहीत होता है। तो इसी तरह ये जो एबनाए हुर्मुज़ का क्लोज़र था, इसने एक ऐसा वेरिएबल इस पूरी रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन में फेंक दिया है कि जिसका जो असर है वो बहुत दूर तक चलेगा। एक तो ये बहुत बड़ी बात हुई। दूसरी ये कि जो बहुत सारे अमरीकी बेसिस थी, अड्डे थे इन तमाम खलीजी ममालिक में, क्योंकि जो आपके नाज़रीन हैं उनको पता होगा कि सऊदी अरब के अलावा ज़्यादातर जो खलीजी रियासतें हैं, ये जब वजूद में आईं तो ये छोटे मुल्क हैं, छोटी इनकी आबादी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इनके पास तेल है। तो जो पेट्रो डॉलर का सिस्टम आया, जिसमें ये तय पाया कि ये तमाम ममालिक तेल जो है वो डॉलर में बेचेंगे और फिर उसके नतीजे में अमेरिका उनको हिफाज़त देगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, और वो जो सिक्योरिटी है उसके नतीजे में फिर वो जो पैसा आएगा वो फिर अमेरिका में और इन मुल्कों में इन्वेस्ट होगा। ये पेट्रो डॉलर का सिस्टम है। ये जो पेट्रो डॉलर का सिस्टम है, इसको ऊपर भी बहुत एक कारी ज़रब आई है, और अब लोगों ने जो एक ऐसी हिफाज़ती फसील थी जिसके बारे में कोई लोग सवाल नहीं करते थे, आज अरब दुनिया में मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ, जो उनके बड़े-बड़े थिंकर्स हैं, जो उनके अवाम हैं, वो इस चीज़ के ऊपर एक बहस शुरू हो चुकी है कि भई ये बात तो अब मुसल्लमा है कि अमेरिका हमारी हिफाज़त नहीं कर सकता, क्योंकि जब ये मौका आया तो वो तमाम ये जो बेसिस थी, अड्डे थे, इनको छोड़ के चले गए और उन्होंने इसराइल की हिफाज़त की। तो हम अमेरिका पे किस हद तक रिलाय कर सकते हैं? ये भी एक ऐसा सवाल है जो आबनाए हुर्मुज़ की तरह सामने आ गया है। तो आबनाए हुर्मुज़, पेट्रो डॉलर का सिस्टम और अमरीकी हिफाज़ती फसील, ये तीनों ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिन्होंने इस पूरे रीजन की जो मशरिक़ वस्ता की जो सिक्योरिटी है, उसको दोबारा से एक सवालिया उसके ऊपर निशान बना दिया। अब मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी जो ये रियासतें हैं, इनकी हिफाज़त के लिए कुछ मसाइल हैं ऐसे जिनको हम इकोनॉमिक्स में सोशल साइंस स्ट्रक्चरल कहते हैं, बहुत बुनियादी किस्म के वो मसाइल हैं। मसलन एक मुल्क है कतर या अमारात या कुवैत, ये इतने छोटे मुल्क हैं कि इनके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी आर्मी करें जो उनकी हिफाज़त करे, क्योंकि वो उनके लिए एफिशिएंट नहीं है। वो बहुत यानी ऐसा नहीं तरीक़ाकार कि जिसके कोई यानी जिसका कोई फ़ायदा हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि छोटे से मुल्क हैं, उनको बाहर से आर्मी लानी पड़ेगी, इतनी जगह नहीं है रखने के लिए। और सऊदी अरब जैसे जो ममालिक हैं, जो बड़े मुल्क हैं, वो अपनी फ़ौज रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मसला ये